कि हाउ ओरेकल वर्क्स, हाउ ओरेकल रन्स। ठीक है, एक डेटाबेस सर्वर कैसे रन होता है। ठीक है, कहीं भी हम देखते हैं कि हम डेटाबेस सर्वर पे लॉगिन करते हैं ना, ओरेकल सर्वर पे लॉगिन करते हैं, तो ये ओरेकल सर्वर क्या है, ओरेकल सर्वर कैसे रन करता है। ठीक है, इसको हम लोग अंडरस्टैंड करेंगे, क्योंकि ओरेकल को आप रन कर रहे हो अपने अपने लैपटॉप पे। ठीक है, तो हमें ये अंडरस्टैंड करना है कि वो एक्चुअली रन कैसे हो रहा है। ठीक है, आप एक यूजर से लॉगिन करते हो और लॉगिन करके आप कमांड्स रन करते हो, है ना। जैसे अभी तक सीक्वल में आपने लर्न करा कि किस तरीके से आप किसी एचआर यूजर से लॉगिन करते हो और लॉगिन करके सिलेक्ट स्टेटमेंट रन करते हो या डीडीएल डीएमएल्स रन करते हो। तो वो एक्चुअल में कैसे ओरेकल उस कमांड को एग्जीक्यूट करता है। ठीक है, और कौन-कौन से कंपोनेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, व्हाइल डूइंग एक्टिविटी, उसको अंडरस्टैंड करना है। दैट इज कॉल्ड ओरेकल आर्किटेक्चर। ठीक है, जिसको हम लोग ओरेकल आर्किटेक्चर कहते हैं। ओरेकल आर्किटेक्चर, राइट। नाउ, जब आप ओरेकल आर्किटेक्चर की बातें करते हो तो कौन-कौन से ऐसे कंपोनेंट्स हैं जिसके ऊपर हम फोकस करते हैं, जिसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, सबसे पहला पार्ट होता है जिसमें हम अंडरस्टैंड करते हैं मेमोरी आर्किटेक्चर को। ठीक है, मेमोरी आर्किटेक्चर को। देन प्रोसेस आर्किटेक्चर, प्रोसेस आर्किटेक्चर हम अंडरस्टैंड करते हैं। फिर स्टोरेज आर्किटेक्चर को अंडरस्टैंड करते हैं कि एक्चुअल में हमारा ओरेकल कहाँ पे क्या स्टोरेज प्रोवाइड कर रहा है, ले रहा है। ठीक है, जब आप स्टोरेज आर्किटेक्चर की बात करोगे तो यहाँ पे स्टोरेज आर्किटेक्चर जो है फर्दर दो पार्ट में आपको दिखेगा, यानी कि दो पार्ट में हम जो है इसको डिस्कस करते हैं। ठीक है, एक पार्ट होता है हमारा जिसको हम बोलते हैं फिजिकल स्टोरेज आर्किटेक्चर, है ना, फिजिकल स्टोरेज आर्किटेक्चर। ठीक है, एंड नेक्स्ट वन इज लॉजिकल स्टोरेज आर्किटेक्चर। ठीक है, तो इस लेवल पे जो है हमारा ओरेकल आर्किटेक्चर डिस्कस होगा गाइस, राइट। क्योंकि आप क्या करते हो, आप पहले ओएस स्टार्ट कर लेते हो। ठीक है, ओएस स्टार्ट हो गया, ओएस स्टार्ट होने के बाद जो है आप क्या करते हैं, आप सीक्वल प्लस लॉगिन या करते हैं। लॉगिन करते हो और स्टार्टअप कमांड चलाते हो, एक है ना। आप जी अभी जी। जो आपको लिनक्स पे इंस्टॉलेशन सिखाया था, तो उस लिनक्स पे इंस्टॉलेशन में आप क्या करते हैं कि जब भी हमारा सिस्टम स्टार्ट करते हो, सर्वर यानी कि सर्वर जब भी मान लीजिए कि रिबूट हुआ, ठीक है, तो ओरेकल के प्रोसेसेस आपके स्टार्ट नहीं होते हैं, राइट। तो आप क्या करते हैं, आप लॉगिन करके स्टार्टअप कमांड चलाते हो और स्टार्टअप होते ही आप जो है फिर लॉगिन एक्टिविटी लॉगिन करके शुरू कर लेते हो, राइट। नाउ, तो कुछ टर्म इसी के कॉन्टेक्स्ट में जो है हम लोग यहाँ पे अंडरस्टैंड करेंगे पहले कि व्हाट इज ओरेकल सर्वर। जब हम बोलते हैं ओरेकल सर्वर, ठीक है, तो ओरेकल सर्वर है क्या चीज, है ना। ओरेकल सर्वर है क्या चीज, जिस किसी भी ओरेकल सर्वर पे आप लॉगिन करते हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन में, तो बेसिकली वो ओरेकल सर्वर है क्या चीज, राइट। तो ओरेकल सर्वर, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, बेसिकली ओरेकल सर्वर जो है ये आपका दो चीज से बना हुआ रहता है। ठीक है, जब भी हम ओरेकल सर्वर बोलते हैं, एक जनरल टॉक में कर रहा हूँ गाइस, राइट, कि जो आपको आइडिया दे कि हाँ एक्चुअल में हमारा डेटाबेस सर्वर है क्या चीज। ठीक है, तो जब हम ओरेकल सर्वर की बात करते हैं तो ओरेकल सर्वर क्या है, इट्स बेसिकली इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ मेमोरी
या इसको ऐसे बोलिए, ऐसे लिखा हुआ मिलेगा आपको, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ इंस्टेंस एंड स्टोरेज, है ना, डेटाबेस स्टोरेज, कॉम्बिनेशन ऑफ इंस्टेंस एंड डेटाबेस, ऐसे भी बोल सकते हैं, डेटाबेस, स्टोरेज ना बोलकर हम बोलते हैं यहाँ पे डेटाबेस, है ना, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ इंस्टेंस एंड डेटाबेस। ठीक है, एक तो इस तरीके से आप इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ठीक है, एक तो इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा या सुनने को मिलेगा, और हम किस तरीके से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, और इसको डिफाइन करने का तरीका आप क्या यूज कर सकते हो, जैसे आप बोल सकते हो क्या कि ऑपरेटिंग सिस्टम प्लस ऑपरेटिंग सिस्टम प्लस ऑरेकल, है ना, उसको भी हम ऑरेकल सर्वर बोलते हैं। ठीक है, कि एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसके ऊपर आपने ऑरेकल इंस्टॉल कर दिया है, तो दैट इज ऑरेकल सर्वर। ठीक है, इस तरीके से कर सकते हैं। या ऑपरेटिंग सिस्टम, अब ऑपरेटिंग सिस्टम कहाँ इंस्टॉल होता है, तो किसी न किसी हार्डवेयर पे इंस्टॉल होता है। ठीक है, तो हार्डवेयर प्लस ऑपरेटिंग सिस्टम प्लस ऑरेकल, है ना, तीनों तीनों चीज का कॉम्बिनेशन जो है हमारा ऑरेकल सर्वर होता है ना, हार्डवेयर प्लस ऑपरेटिंग सिस्टम, कोई ना कोई मशीन होगा जिसके ऊपर आप करोगे इंस्टॉलेशन। ठीक है, और अब जैसे आपका लैपटॉप है, तो आप लैपटॉप है तो पहले तो फिजिकल एक हार्डवेयर लेवल पे ही बात करोगे आप लैपटॉप परचेस करते हो, एक मशीन परचेस करते हो, राइट, और उस मशीन के ऊपर आप क्या करते हो, ओएस इंस्टॉल करते हैं, और ओएस इंस्टॉल करने के बाद आप क्या करते हैं, ऑरेकल इंस्टॉलेशन करते हो। तो ये तीनों का कॉम्बिनेशन जो है आपका एक ऑरेकल सर्वर कहलाता है। ठीक है, नाउ बट हम लोग जो आर्किटेक्चर के कॉन्टेक्स्ट में अंडरस्टैंड करेंगे वो फर्स्ट वाले डेफिनेशन को लेंगे हम लोग। ठीक है, दैट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ इंस्टेंस एंड डेटाबेस। ये थोड़ा सा जो है ज्यादा टेक्निकल होगा, जो कंसर्न ऑरेकल से रिलेटेड होगा। अदरवाइज ऐसे जनरल समझने की अगर कोई बात करे तो हाँ भाई, प्लस पहले तो कोई हार्डवेयर होगा, ठीक है, और उसके ऊपर हम ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हैं एंड देन ऑरेकल सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं, तो हमारा वो ऑरेकल सर्वर कहलाता है। ठीक है, नाउ लेकिन जो यूजुअली सब बुक्स वगैरह में देखने को मिलेगा, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ इंस्टेंस एंड डेटाबेस। ठीक है, ऑरेकल सर्वर किसको बोलते हैं, मुझे हार्डवेयर से मतलब नहीं है, बस मेरे को मतलब है ऑपरेटिंग सिस्टम से भी मतलब नहीं है, मेरे को मतलब है ऑरेकल से। अगर किसी मशीन पे ऑरेकल इंस्टॉल है तो मैं उसको क्या बोलूंगा, ऑरेकल सर्वर बोलूंगा। अब ऑरेकल सर्वर बोलने का मतलब क्या है कि उस मशीन के ऊपर दो चीजें हैं, एक इंस्टेंस है और एक डेटाबेस है। ठीक है, अब ये दोनों चीजें क्या हैं, इसको हम लोग यहाँ पे अंडरस्टैंड करेंगे। ठीक है, दैट इज जो हमारा आर्किटेक्चर यहां से स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, नाउ अब आपको जब हमने ओरेकल इंस्टॉलेशन सिखाया था कि लिनक्स के ऊपर ओरेकल इंस्टॉल करते हैं, तो हमने इसको जो है आपको दो पार्ट में सिखाया था कि पहले हम ओरेकल सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं, ठीक है, और ओरेकल सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने के बाद हम क्या करते हैं, डीबीसीए से डेटाबेस कॉन्फ़िगरेशन असिस्टेंट को यूज करके हम क्या करते हैं, डेटाबेस क्रिएट करते हैं, राइट। क्लियर है, इतना हमने किया था। ठीक है, नाउ तो जब आप डेटाबेस क्रिएट करते हैं, लेट्स से कि हम डेटाबेस क्रिएट कर रहे हैं और उसके लिए हम डीबीसीए यूज करते हैं, डेटाबेस कॉन्फ़िगरेशन असिस्टेंट। ठीक है, किस लिए यूज करते हैं, टू क्रिएट डीबी। ठीक है, डीबी से हम किस लिए यूज करते हैं, टू क्रिएट डीबी। ठीक है, और लेट्स से कि हम जो है यहाँ पे एक डेटाबेस क्रिएट कर रहे हैं, और डेटाबेस हमने किस नाम से क्रिएट किया था, किसी भी नाम से, लेट्स से कि मैं ORCL नाम से जो है हमने क्रिएट किया था। ठीक है,
ये डेटाबेस क्रिएशन और ये सब चीजें जो है फिर से डिस्कस करेंगे हम लोग, ठीक है। बट मैं थोड़ा सा आपको पीछे लेके जा रहा हूँ कि थोड़ा सा रिकॉल करें उन एक्टिविटीज को जो हमने किया था एसक्यूएल लर्न करने के लिए, और वहां से जो है थोड़ा सा आर्किटेक्चर को अंडरस्टैंड करेंगे, ठीक है। नाउ, तो जब आप एक डेटाबेस क्रिएट करते हो, है ना, जब आप एक डेटाबेस क्रिएट करते हो तो ये डेटाबेस दो चीजें आपसे लेता है, आपके सर्वर के ऊपर दो चीजें डिमांड करता है, ठीक है। कोई भी डेटाबेस आप क्रिएट करते हैं दो चीजें ये डिमांड करता है। एक डिमांड करता है ये मेमोरी, एक ये मेमोरी डिमांड करता है, और दूसरा ये डिमांड करता है स्टोरेज, स्टोरेज या डिस्क, ठीक है। ये दो चीजें जब भी आप कोई भी डेटाबेस क्रिएट करेंगे, ठीक है, ओरेकल के अंदर, वो दो चीजें आपसे मांगेगा। एक मेमोरी यानी कि रैम के अंदर स्पेस चाहिए उसको रन होने के लिए, और हार्ड डिस्क के ऊपर स्टोरेज चाहिए ताकि वो अपने फाइल्स को स्टोर कर सके, ठीक है। जब भी आप डेटाबेस क्रिएट करेंगे दो चीजें होगी, डेटाबेस क्रिएट करेंगे, डेटाबेस के लिए कुछ फाइल्स बनेंगे जो हार्ड डिस्क के ऊपर स्टोर होंगे, ठीक है, और मेमोरी चाहिए जो कि आप डेटाबेस से कम्युनिकेट करेंगे, है ना, लॉगिन करना है, डेटा को एक्सेस करना है, इन सब चीजों के लिए क्या चाहिए, एक मेमोरी चाहिए जो रैम के अंदर बनता है, ठीक है। नाउ, जब हम तो डिस्क की बातें करेंगे तो डिस्क के ऊपर जो हमारे फाइल्स बनते हैं वो किस किस तरीके के फाइल्स होंगे हमारे, तो ये फाइल्स कुछ इस तरीके के होंगे, जैसे एग्जांपल के लिए कंट्रोल फाइल्स होंगे, ठीक है, इसका एक्सटेंशन .ctl एक्सटेंशन से मिलेगा आपको, ठीक है। फिर मिलेगा आपको रीडू लॉग फाइल, ठीक है, ये .log एक्सटेंशन से बाय डिफॉल्ट दिखता है। देन डेटा फाइल्स मिलेगा जो कि आपको .dbf एक्सटेंशन से देखने को मिलेगा, है ना। ये आपके डेटाबेस के प्राइमरी फाइल्स होते हैं गाइस, याद रखना, है ना। जब भी कोई अगर आपसे पूछे कि डेटाबेस का डीबी फाइल्स कौन कौन से हैं आपके, तो पहला प्राइमरी जो फाइल के नाम हम बोलते हैं वो है कंट्रोल फाइल, रीडू लॉग फाइल एंड डेटा फाइल, ठीक है। इसके अलावा और भी कई सारे फाइल्स हमारे बनते हैं, ठीक है। उसमें से कुछ फाइल्स क्या है, पैरामीटर फाइल होते हैं, ठीक है, पैरामीटर फाइल होते हैं। और क्या फाइल्स होते हैं, इधर लिखता हूं, पासवर्ड फाइल्स होते हैं, ठीक है। और क्या होते हैं हमारे, अलर्ट एंड ट्रेस फाइल्स होते हैं, ठीक है। इसके अलावा और क्या फाइल्स होता है भाई, आर्काइव लॉग फाइल होता है, ठीक है, आर्काइव लॉग फाइल होता है। इस तरीके के ईटीसी में बहुत सारे आपके बैकअप फाइल्स भी हो जाते हैं जो आप बैकअप परफॉर्म करते हैं, ठीक है। तो ये कुछ आपके फाइल्स होते हैं जब भी आप डेटाबेस क्रिएट करते हैं डीबीसीए से, डेटाबेस कॉन्फ़िगरेशन असिस्टेंट से, ठीक है। किसी भी नाम से, लेट से ओआरसीएल नाम से हमने डेटाबेस क्रिएट किया है, तो आपके ये फाइल्स आपके हार्ड डिस्क पे बन जाते हैं। म्यूट कर लीजिए आप लोग ना, जब कोई डाउट होगा तो आप पूछेगा। सर ये सेम डायरेक्टरी में फाइल स्टोर होता है? नहीं नहीं, डायरेक्टरी छोड़ो, डायरेक्टरी की बात ही नहीं करते हैं अभी, एकदम फोकस कीजिए आर्किटेक्चर पे। फाइल होता है बस, ये कहाँ होता है, क्यों होता है, किस लोकेशन पे होता है, वो एक बाद का चीज है। जब हम लोग डेटाबेस क्रिएट करेंगे वहां अंडरस्टैंड करेंगे क्या कहाँ पे जाता है नहीं जाता है। अभी तो ये समझना है कि हाँ ये फाइल्स होते हैं, ठीक है। नाउ ओके, तो ये जब भी हम डेटाबेस क्रिएट करेंगे ये फाइल्स जरूर बनेंगे हमारे, ठीक है। अलग अलग लोकेशंस पे बनेंगे, पासवर्ड फाइल कहीं और बनेगा, पैरामीटर फाइल अलग बनेगा, डेटा फाइल अलग बनेगा, कंट्रोल फाइल अलग बनेगा, अलर्ट इंटरेस्ट फाइल अलग बनेगा, आर्काइव लॉग फाइल कहीं अलग बनेगा, है ना। और कुछ लेवल पे हम इन फाइलों के लोकेशंस को कंट्रोल कर सकते हैं जब हम क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो हम कंट्रोल कर सकते हैं कि मेरा कंट्रोल फाइल कहाँ बनना चाहिए, कितना बनना चाहिए, रीडू लॉग फाइल कहाँ बनना चाहिए, कितना बनना चाहिए, डेटा फाइल कहाँ बनना चाहिए, कितना बनना चाहिए, है ना। ये सब चीजें हम कंट्रोल कर सकते हैं, तो जो कि हम लोग एडमिनिस्ट्रेशन में आगे देखेंगे ना। अब इसमें एक फाइल
तीन फाइल के बारे में मैंने पहले स्टार्टिंग में बताया कि कंट्रोल फाइल, रीडू लॉग फाइल एंड डेटा फाइल। ये तीन फाइल आपका क्या कहलाता है? डेटाबेस कहलाता है ना? अगर कोई बोलेगा कि हाँ आपका डेटाबेस क्रिएट हो रहा है तो डीबी फाइल्स कौन कौन से हैं, तो कंट्रोल फाइल, रीडू लॉग फाइल, डेटा फाइल्स, है ना? और पूछेगा तो और में जो है बाकी के फाइल्स के नाम बोलते हैं, बट ये हमारे जो है फाइल्स है जो डेटाबेस फाइल्स कहलाते हैं, याद रखना। नाउ अब इन डेटाबेस फाइल्स में होते क्या है? इन डेटाबेस फाइल्स में आप अपने बिजनेस के डेटा को मैनेज करते हैं। इन डेटाबेस फाइल्स में क्या करते हैं आप? बिजनेस के डेटा को मैनेज करते हैं। अब बिजनेस के डेटा को मैनेज करने का मतलब क्या होता है कि हमारा मैनेजमेंट स्टार्ट होता है एक टेबल क्रिएट करने से, जो मैं लॉगिन करता हूं डेटाबेस के अंदर, और लॉगिन करके मैं टेबल क्रिएट करता हूं, और टेबल क्रिएट करने के बाद मैं एप्लीकेशन के थ्रू या मैन्युअली या किसी एक्सेल शीट से उठाकर, कोई भी सोर्स हो सकता है, हम टेबल के अंदर डेटा डालना शुरू कर देते हैं, इंसर्ट करना शुरू कर देते हैं। ठीक है? ये होता है हमारा बिजनेस के अंदर डेटा का एंट्री होना। ठीक है? अब ये जो डेटा के एंट्री हो रही है, या डेटा को एक्सेस करते हैं आप, है ना? उस डेटा को इंसर्ट कर लिया, उसके बाद मैं सेलेक्ट करूंगा, है ना? ये सारी एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए, इन सारे एक्टिविटी को, यानी कि टेबल क्रिएट करने के लिए, टेबल में डेटा इंसर्ट करने के लिए, टेबल के डेटा को सेलेक्ट करने के लिए, अपडेट करने के लिए, डिलीट करने के लिए, इन सारी एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए हमें क्या करना होता है? लॉगिन करना होता है डेटाबेस में। हमें लॉगिन करना होता है। सबसे पहला काम यही चीज होता है कि हम लॉगिन करते हैं डेटाबेस में, तब जाकर जो है आप डेटाबेस के डेटा के ऊपर काम करते हो। ठीक है? अब क्वेश्चन आता है लॉगिन कहाँ होता है, कैसे होता है? ठीक है? क्योंकि हम हार्ड डिस्क में जाकर किसी फाइल को ओपन करके तो टेबल नहीं लिखते हैं, है ना? हम तो लॉगिन करके और क्रिएट टेबल का कमांड चलाते हैं। तो आखिर ये लॉगिन कैसे होता है? तो अब आ जाता है रोल आपके डेटाबेस के मेमोरी पार्ट का। ठीक है? कि जब आप डेटाबेस क्रिएट करते हैं तो रैम, मेमोरी का मतलब रैम, तो ये रैम में आपको बोलता है कि मेरे को एक स्पेस चाहिए। ठीक है? लेट्स से कि आपके सर्वर के पास, सर्वर पे जो रैम है वो आपके पास मान लीजिए कि 8 जीबी का है ना? 8 जीबी रैम है आपके पास। तो हम डेटाबेस क्रिएट करते समय क्या करते हैं कि हम 8 जीबी पूरा तो नहीं देते हैं, क्योंकि ओएस को भी रन करना है, तो हम कुछ पोर्शन जो है हम मेमोरी का एलोकेट कर देते हैं, यानी कि दे देते हैं। अगर आप पूरा उन वीडियोस को, पुरानी वाले वीडियोस को देखेंगे जिसमें डेटाबेस क्रिएट है, तो एक जगह आता है जहां पे हम लोग मेमोरी एलोकेट करते हैं, मेमोरी देते हैं, है ना? और लेट से एज्यूम करते हैं कि हम जो है मेमोरी देते हैं, यहाँ पे 2 जीबी मैंने दिया। ठीक है? 2 जीबी दिया। तो ये जो रैम के अंदर, आपके रैम के अंदर जो 8 जीबी का रैम है, उस 8 जीबी के रैम में से जो 2 जीबी का एरिया हमारा बना, ठीक है? बना, दिस एरिया इज कॉल्ड ओरेकल इंस्टेंस। दिस एरिया इज कॉल्ड ओरेकल इंस्टेंस। ठीक है? इसी एरिया को हम ओरेकल इंस्टेंस बोलते हैं। और गाइज आप दोनों हमेशा जो लिनक्स स्टार्ट करके एसक्यूएल प्लस एसएसडीबी लॉगिन करके जो स्टार्टअप कमांड हमेशा चलाते आए हो, वो बेसिकली क्या करता है? वो ओरेकल इंस्टेंस को ही स्टार्ट करता है। आप मैसेज अगर देखते Yeah, होंगे, स्टार्टअप कमांड जब चलाते हो आप, equal to तो idle वहां पे instance. वो आपको आइडियल इंस्टेंस से कनेक्ट होता है, और जब आप Yes, स्टार्टअप कमांड चलाते हैं तो वो ओरेकल इंस्टेंस स्टार्टेड ऐसे करके मैसेज देकर निकलता है। इसका मतलब क्या होता है कि जो भी आपने 2 जीबी दिया है, जो भी आपने मेमोरी 2 जीबी दिया है, वो आपके रैम के अंदर एलोकेट हो जाता है, वो एरिया ऑक्युपाई हो जाता है रैम के अंदर, एंड दैट एरिया इज कॉल्ड ओरेकल इंस्टेंस। ठीक है? और जैसे ही ये ओरेकल इंस्टेंस आपका स्टार्ट होता है, ये आपके ऑपरेटिंग सिस्टम पे जो डेटाबेस के फाइल्स हैं, उन फाइल्स से अपना लिंक स्टैब्लिश कर लेता है, से अपना लिंक स्टैब्लिश कर लेता है। और आपकी जो कम्युनिकेशन है इंस्टेंस की और स्टोरेज की, यानी कि आपके डेटाबेस फाइल्स की और इंस्टेंस की, दोनों की कम्युनिकेशन जो है आपकी स्टार्ट हो जाती है।
आपका इंस्टेंस कैपेबल हो जाता है आपके डेटाबेस के हार्ड डिस्क पे रखे हुए फाइल्स को रीड और राइट करने के लिए। जब ये चीज आपका हो जाता है, यानी कि आपके डेटाबेस का स्टोरेज पे जो डेटाबेस फाइल्स है और आपका रैम के अंदर ओरेकल इंस्टेंस, ये दोनों जब आपके कम्युनिकेशन में आ जाते हैं, देन हमारा जो है डेटाबेस सर्वर रेडी रहता है किसी भी एप्लीकेशन के कनेक्शन को बनाने के लिए। कोई भी कनेक्ट कर सकता है अब। ठीक है, तो जब आप एसक्यूएल प्लस चलाते हो, यानी कि आप जब एसक्यूएल प्लस अपने कमांड प्रॉम्प्ट से लिखते हैं, है ना, डॉलर प्रॉम्प्ट पे जाकर जब आप एसक्यूएल प्लस लिखते हैं, /sysdba लिखते हैं, ठीक है, या मान लीजिए कि आप एसक्यूएल प्लस देते हैं और एचआर यूजर देते हैं, पासवर्ड देते हैं, और जैसे ही आप एंटर हिट करते हैं, तो एक्चुअल में होता क्या है कि एक्चुअल में आपकी जो कनेक्टिविटी होती है वो कहां होती है? वो इस इंस्टेंस में होती है। याद रखिएगा, हमेशा कनेक्शन इंस्टेंस में होता है ना। जब तक आपके रैम के अंदर ये ओरेकल इंस्टेंस नहीं रहता है, आप कनेक्ट नहीं कर सकते हो, है ना। यही कारण है कि लिनक्स में जब भी आपने लॉगिन किया है आज तक, तो आप पहले क्या करते हैं? sysdba लॉगिन करके स्टार्टअप कमांड चलाते हैं, क्योंकि जब तक आपका ओरेकल इंस्टेंस रैम के अंदर नहीं एग्जिस्ट करेगा, तब तक आपकी कनेक्शन नहीं हो सकती है। तो जब भी कोई भी एप्लीकेशन कनेक्टिविटी हो या आप एसक्यूएल प्लस चलाकर लॉगिन करते हैं सर्वर पे, वो सारे कनेक्शन आपके कहां बनते हैं? ओरेकल इंस्टेंस में बनते हैं। तो इसका ये मतलब हो गया कि ओरेकल इंस्टेंस अगर रनिंग है तो कोई कनेक्शन वर्क कर सकता है, अगर ओरेकल इंस्टेंस रनिंग नहीं है तो कनेक्शन नहीं हो पाएगी। क्लियर जो है? एरर्स आते हैं, कभी फटल एरर आता है एक, हम्म। उसमें होता है, कभी ये एरर आ जाती है, तो वो भी ये रेकल इंस्टेंस की वजह से आते हैं, मतलब कि हाँ, वो, वो कुछ भी, कोई कई सारे रीजन होते हैं आपके फेटल या एरर के। वो ओरा 00214 ऐसा कुछ एरर आते हैं। कुछ भी आ सकता है। ओके। अगर इस इंस्टेंस को स्टार्ट होने में किसी भी तरीके का दिक्कत होगा, हम्म। ठीक है, तो यस सर। आपको जो है उस तरीके के एरर्स मिलने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि आपके हार्ड डिस्क के ऊपर डेटाबेस का कंट्रोल फाइल नहीं है, आप स्टार्टअप कमांड चलाएंगे, वो जाके कहीं बीच में फंस जाएगा और एरर दे देगा आपको। ठीक है, कोई डेटा फाइल मिसिंग है, वो स्टार्टअप करोगे किसी जगह पे जाके बीच में फंस जाएगा और एरर दे देगा आपको, राइट। तो दैट इज द मेन रिक्वायरमेंट कि आपके डेटाबेस, आपने डेटाबेस क्रिएट किया है, उसके सारे फाइल्स आपके हार्ड डिस्क पे एज इट इज है, उसके लोकेशंस पे। ठीक है, स्टोरेज पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, रैम में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओएस में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप स्टार्टअप करोगे आपका इंस्टेंस स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, एक सेकंड। क्लियर है यहां तक जो भी समझा है? सर। ओके, नाउ अब जब भी कोई कनेक्शन हमारे ओरेकल इंस्टेंस में कनेक्शन होता है, ठीक है, कोई भी कनेक्शन आप जब बनाते हैं, तो आपके लिए एक डेडिकेटेड प्रोसेस स्टार्ट होता है ना। एक डेडिकेटेड जो है प्रोसेस आपके लिए स्टार्ट हो जाता है, दैट इज कॉल्ड सर्वर प्रोसेस। इसको हम बोलते हैं सर्वर प्रोसेस, एसपी शॉर्टकट लिख रहा हूं, सर्वर प्रोसेस। ठीक है, और जैसे ही सर्वर प्रोसेस स्टार्ट होता है तो एक और मेमोरी आपका एलोकेट होता है आपके लिए, एक और मेमोरी एलोकेट होता है आपके लिए, दैट पीजी। इज कॉल्ड पीजीए। ठीक है, दैट इज कॉल्ड पीजीए। पीजीए का फुल फॉर्म क्या होता है? प्राइवेट ग्लोबल एरिया, प्रोग्राम। पीजीए, दैट इज प्राइवेट, PRIVAT, प्राइवेट और प्रोग्राम ग्लोबल एरिया।
ठीक है, आप जो भी एसक्यूएल स्टेटमेंट्स रन करते हो, है ना, जो भी एसक्यूएल स्टेटमेंट्स आप रन करते हैं, वो सारे एसक्यूएल स्टेटमेंट जो है आपके प्राइवेट एरिया में आपके लिए डेडिकेटेड होता है, ये इसलिए प्राइवेट बोला जाता है। ये शेयर्ड नहीं होता है, ये किसी और यूजर के लिए नहीं होगा। ठीक है, जैसे ही एचआर यूजर ने लॉगिन किया तो एचआर यूजर के लिए जो सर्वर प्रोसेस हमारा एलोकेट हुआ है और उस सर्वर प्रोसेस के कॉरेस्पॉन्डिंग जो पीजी एलोकेट हुआ है वो केवल एचआर यूजर के लिए ही रहेगा और कोई दूसरा यूजर उस एरिया को एक्सेस नहीं कर सकता, इसलिए इसको प्राइवेट ग्लोबल एरिया भी बोला जाता है। ठीक है, एंड प्रोग्राम वर्ड क्यों बोला जाता है, क्योंकि जो भी आप कोड रन करते हैं, है ना, एचआर यूजर से लॉगिन करके जो भी कोड आप रन करते हैं वो कोड इसी एरिया में आपका जो है एक्चुअल में एग्जीक्यूट होकर डेटा यहां पे आता है एंड यहां से फिर आपको मिलता है। ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड पीजीए, इसको बोला जाता है। और इसके लिए जो है डेडिकेटेड आपका एक पैरामीटर होता है आपके डेटाबेस के अंदर, दैट इज कॉल्ड पीजीए एग्रीगेट टारगेट। पीजीए AGGREGAT एग्रीगेट टारगेट, ये पैरामीटर होता है पीजीए मेमोरी को एलोकेट करने के लिए। तो ये जो पीजीए एग्रीगेट टारगेट होता है ये ओवरऑल आपके कितना साइज का पीजीए बन सकता है आपके ओरेकल इंस्टेंस के अंदर, ये चीज होता है। ये कभी भी ये नहीं बोलता है क्या कि एक प्रोसेस के लिए पीजीए कितना एलोकेट होगा, नहीं, है ना। तो पीजीए एग्रीगेट टारगेट जो है कई जगह पे, जैसे मान लीजिए 1 जीबी का है, तो ये जो 1 जीबी है ये किसी एक सर्वर प्रोसेस के लिए जो पीजी एलोकेट होता है वो 1 जीबी नहीं होता है। 1 जीबी हो गया ओवरऑल, कि जब भी कोई लॉगिन करेगा डेटाबेस में तो जो पीजी एलोकेट होगा इस 1 जीबी में से वो क्या करेगा, कुछ बाइट्स ले एलोकेट करके वो पीजीए मेमोरी उसके लिए एलोकेट हो जाएगा। ठीक है, तो आपके पूरे ओवरऑल ओरेकल इंस्टेंस के लिए पीजीए कितना होगा, ठीक है, वो पीजी एग्रीगेट टारगेट से हमारा डिफाइन होता है। ठीक है, तो पीजी एग्रीगेट टारगेट के लिए ये पैरामीटर होता है। नाउ तो जैसे ही आप कनेक्ट करोगे ये दो काम होगा, जैसे ही डी लॉग आउट करते हो आप एचआर यूजर से लॉग आउट करके, तो जैसे ही आप लॉग आउट कर जाओगे तो क्या होगा, ये पीजीए मेमोरी डी एलोकेट हो जाता है, पीजीए मेमोरी आपका डी एलोकेट हो जाएगा। ठीक है, और जैसे ही लॉगिन होगा ये फिर से एलोकेट हो जाता है। ठीक है, नाउ ये जो ओरेकल इंस्टेंस वाला एरिया है ये हमारा सबसे मेन एरिया है। ठीक है, ये सबसे मेन एरिया है। ये फर्दर दो पार्ट में डिवाइडेड रहता है, ये फर्दर दो पार्ट में डिवाइडेड रहता है। ठीक है, वन पार्ट इज कॉल्ड एसजीए, वन पार्ट इज कॉल्ड एसजीए, दैट इज सिस्टम ग्लोबल एरिया, और शेयर्ड ग्लोबल एरिया भी बोलते हैं इसको, शेयर्ड मेमोरी भी बोलते हैं इसको, है ना। नाउ एंड दूसरा जो पार्ट है वो है हमारा बैकग्राउंड प्रोसेस। ठीक है, दूसरा जो है हमारा बैकग्राउंड प्रोसेस होते हैं। ठीक है, अब ये कुछ मैंडेटरी बैकग्राउंड प्रोसेस होते हैं। ठीक है, जैसे CKPT, ठीक है, एसमोन, ठीक है, पीमोन, ठीक है, DBWN, ठीक है, LGWR, ठीक है, LGWR, ARCN, है ना। इस तरीके से ये बहुत सारे होते हैं। जब आप सर्वर पे लॉगिन करते हैं तो लॉगिन करके जो है आप ये कमांड चला के चेक करोगे, $prompt पे PS स्पेस -EF grep और अपने डेटाबेस का नाम दोगे, जैसे ORCL है तो ORCL दोगे, तो ORCL डेटाबेस के जितने भी प्रोसेसेस हैं, बैकग्राउंड प्रोसेसेस हैं, सबका लिस्ट आपके सामने दिखेगा। ठीक है, बट ये कुछ ऐसे मैंडेटरी बैकग्राउंड प्रोसेस है ना, ऐसे मैंडेटरी बैकग्राउंड प्रोसेस हैं जिनका होना बहुत जरूरी है, एक्सेप्ट ARCN, है ना। ARCN जो ऑप्शनल बैकग्राउंड प्रोसेस है, बट ये हर सर्वर पे रहता है। क्यों रहता है वो आगे हम लोग अंडरस्टैंड करेंगे। CKPT, SMON, PMON, DBWN, LGWR, ये ऐसे मैंडेटरी बैकग्राउंड प्रोसेस होते हैं जिनका रन होना बहुत ही मस्ट है।
क्योंकि अगर इनमें से कोई भी एक अगर किसी कारण से भी ओएस पे किल हो गया, है ना, कोई प्रॉब्लम के कारण ओएस ओएस पे कुछ प्रॉब्लम के कारण कोई प्रोसेस टर्मिनेट हो गया, तो आपका पूरा का पूरा ओरेकल इंस्टेंस ही बंद हो जाएगा, है ना। जो 2 GB का एरिया जो आपके रैम के अंदर एलोकेटेड है ओरेकल इंस्टेंस, वो पूरा का पूरा बंद हो जाएगा अगर इन प्रोसेस में से किसी भी एक प्रोसेस को दिक्कत हुई तो। ठीक है, तो इसलिए जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपके डेटाबेस सर्वर को रन करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आप सर्वर चलाते हैं तो सालों ये चलते हैं, ऐसा नहीं है कि ये बंद होते हैं, टर्मिनेट होते हैं, नहीं। ये प्रोसेस इतना कोऑर्डिनेशन इनका बेस्ट होता है कि ये सालों के सालों आप सर्वर को अगर चलाओगे तो वो चलता रहेगा। इसलिए कई सारे डेटाबेस सर्वर प्रोडक्शन के ऐसे होते हैं जो 2-2 साल से कंटिन्यूअसली जो है चलते हैं, है ना। तो ये हमारे बैकग्राउंड प्रोसेस है जिसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे कि इनका फंक्शन क्या है। ठीक है, सिस्टम ग्लोबल एरिया यानी कि हमारा मेमोरी वाला पार्ट, जो कोर पार्ट है हमारा मेमोरी वाला। ठीक है, इस पार्ट में अगर हम आते हैं तो इसमें जो है अलग अलग आपके मेमोरी कंपोनेंट होते हैं। एसजीए के अंदर काफी सारे जो है आपके अलग अलग मेमोरी कंपोनेंट है। ठीक है, नाउ वन इज शेयर्ड पूल, डीबी बफर कैश। ठीक है, लॉग बफर, लार्ज पूल, जावा पूल एंड फिक्स एसजीए करके भी होता है। बहुत सारे और भी इंटरनल छोटे छोटे मेमोरीज होते हैं। ठीक है, नाउ तो ये जो शेयर्ड पूल, डेटाबेस बफर कैश है, ये खासकर से ये तीन जो शेयर्ड पूल है, डीबी बफर कैश है, लॉग बफर है, ये मैंडेटरी है, ये होंगे ही होंगे। अगर आपका डेटाबेस फंक्शन है, फंक्शनिंग में है, इसका मतलब कि आपके इंस्टेंस के अंदर ये तीन तो होंगे ही होंगे। लार्ज पूल एंड जावा पूल जो है ये ऑप्शनल कंपोनेंट होते हैं। जब अगर वैसा स्पेसिफिक अगर आप काम करते हैं तो आप ये कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, अदरवाइज लार्ज पूल भी आपको कई जगह पे देखने को मिलेगा। जावा पूल और भी स्पेसिफिक हो जाता है अगर जावा जावा के कोड्स अगर रन करते हो आप, है ना, जो जावा के प्रोग्रामिंग्स होते हैं उसमें जो आपके कोड होते हैं, ठीक है, उनके लिए जो है डेडिकेटेड हमारा एरिया जावा पूल रहता है। ठीक है, अदरवाइज शेयर्ड पूल, डेटाबेस बफर कैश, लॉग बफर, ये आपको जो है डेडिकेटेड मिलेंगे ही मिलेंगे हर डेटाबेस के अंदर, कुछ मिले चाहे नहीं मिले, शेयर्ड पूल, डेटाबेस बफर कैश, लॉग बफर मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, इसके अलावा बहुत सारे जो है मेमोरी कंपोनेंट्स होते हैं, अलग अलग फीचर्स को लेकर अलग अलग मेमोरी कंपोनेंट जो है दिए गए हैं, लेकिन ये जो है एक मैंडेटरी हमारे मेमोरी कंपोनेंट्स हैं जो कि होंगे ही होंगे। और ये बहुत बड़ा एरिया होता है। जैसे शेयर्ड पूल एंड डीबी बफर कैश, खासकर से अगर हम देखें तो सबसे बड़ा जो एरिया होता है वो डीबी बफर कैश होता है आपके एसजीए के अंदर। अगर 2 GB है तो 2 GB में से आप समझ लीजिए कि आपका 60% साइज जो है हमारा बफर कैश को ही चला जाता है, या हम रखते हैं, ऐसी रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, तो ये बड़ा सबसे बड़ा एरिया होता है। हम जैसे कई सारे सर्वर पे आप जाएंगे, टोटल जो ओरेकल इंस्टेंस के लिए मेमोरी अगर मान लीजिए आपने 64 GB दिया है, तो 64 GB में से अब पता चलता है कि 50 GB जो है डेटाबेस बफर कैश है ना। तो इतना बड़ा ये साइज होता है। क्यों होता है वो भी आपको आगे समझ में आएगा। शेयर्ड पूल बफर, डेटाबेस बफर कैश के बाद हमारा जो है सेकंड नंबर पे हमारा जो मेमोरी यूटिलाइज होता है वो शेयर्ड पूल के अंदर होता है। ठीक है, और इसका भी एक स्पेसिफिक अपना इंपॉर्टेंस है। ठीक है, क्योंकि अगर ये दो कंपोनेंट अगर सही से अगर आपके डेटाबेस में कॉन्फ़िगर नहीं है तो आपके जो है क्वेरीज का परफॉर्मेंस बहुत ही डाउन हो जाता है, बहुत ही डिग्रेड हो जाता है। ठीक है,
तो इस चीज को ध्यान रखना है और इन्हीं के बारे में जो है हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो ये जो है आपको याद करना होगा गाइज, राइट? जो भी कंपोनेंट का मैं नाम लिख रहा हूं ये आपको याद करना होगा। लाइक जैसे शेयर्ड पूल है, शेयर्ड पूल है तो इसके लिए डेडिकेटेड जो है इसका एक पैरामीटर का नाम है। इसका जो है डेडिकेटेड एक पैरामीटर है। पैरामीटर क्या है? शेयर्ड अंडर स्कोर पूल अंडर स्कोर साइज, ये इसका पैरामीटर का नाम है। अगर कल को कोई बोले कि हाँ शेयर्ड पूल का साइज 2 GB कर दो, अब क्या लिखोगे? कैसे 2 GB हो जाएगा? तो ये पैरामीटर होता है जिसके बेसिस पे हम इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं कि शेयर्ड पूल जो है हमारा 2 GB का हो या जो भी जितना भी